नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और वक्त हो चला है बड़ी खबरों का और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है बजट सत्र से जुड़ी हुई। बता दें कि बजट सत्र का आज 10वां दिन है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर रहा विपक्ष, ओम बिरला के खिलाफ प्रस्ताव तैयार कर रहा विपक्ष। 103 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं। बता दें कि बजट सत्र का आज 10वां दिन है और 1 फरवरी 2026 को बजट पेश किया गया था और इसके बाद से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा होनी थी, लेकिन लोकसभा में नेता विपक्ष कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उठाए मुद्दों पर सदन लगातार स्थगित किया जा रहा है। सोमवार को भी लोकसभा की कार्रवाई जो थी वो केवल 13 मिनट ही चली। विपक्ष सदन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने देने की मांग लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा था कि 1 घंटे पहले स्पीकर के पास हम गए, स्पीकर ने हमें कमिट किया कि मुझे बजट डिस्कशन से पहले बोलने दिया जाए और आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मुझे बोलने देंगे या नहीं। इधर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पद से हटाने के लिए विपक्ष दल जो है वो प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी कर रहा है। खबरों की माने तो अब ये तैयारी जो है अंतिम चरण पर है और अब तक 103 सांसदों ने हस्ताक्षर किया है। बड़ी जानकारी बता दें आपको कि 103 सदस्यों ने हस्ताक्षर किया है। ऐसे में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि खबरों की माने तो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ये प्रस्ताव लाया जा सकता है और अब तक 103 सांसद इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। बता दें कि बजट सत्र का आज 10वां दिन है और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है आज 10वें दिन में। और इस मामले में विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लगातार घेरा है, जिन्होंने राहुल गांधी को राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव से भी किसी किताब या फिर रिपोर्ट पर बोलने की इजाजत नहीं दी थी। और अब सामने आया है कि लोकसभा स्पीकर के खिलाफ विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। खबरों की माने तो विपक्षी सांसदों का आरोप है कि लोकसभा स्पीकर सदन में पक्षपात करते हुए नजर आ रहे हैं और उन्हें बोलने की मंजूरी राहुल गांधी को नहीं दी जा रही है। कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और लोकसभा स्पीकर को लेकर यहाँ पर बता दें कि लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष की शिकायतें लगातार सामने अविश्वास प्रस्ताव तैयार कर रहा है विपक्ष। ऐसे में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है और इसको लेकर अविश्वास प्रस्ताव की तैयारी चल रही है। लोकसभा स्पीकर को लेकर विपक्ष की बहुत सारी शिकायतें हैं और इसको लेकर आज अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 103 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। लोकसभा स्पीकर को पद से हटाने के लिए विपक्ष का दावा है कि स्पीकर सदन में पक्षपाती रवैया अपना रहे हैं और ऐसे में कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी दल लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और इस प्रस्ताव पर अब तक इंडिया गठबंधन के 103 सांसदों ने अपने सिग्नेचर किए हैं। ओम बिरला को लोकसभा स्पीकर के पद से हटाने की तैयारी को लेकर विपक्ष का सबसे बड़ा दावा है कि संसद की बहस के दौरान विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी को बोलने का पर्याप्त मौका नहीं दिया जा रहा है। साथ ही विपक्षी सांसदों के निलंबन और सत्ता पक्ष के सांसदों के खिलाफ कार्रवाई न होने को लेकर भी काफी नाराजगी देखने को मिल रही है और इसी सिलसिले में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में हुई बैठक में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला लिया गया। खबरों की माने तो संविधान के अनुच्छेद 94C के तहत ये प्रस्ताव लाया जाएगा और इसके तहत लोकसभा अध्यक्ष को उनके पद से हटाया जा सकता है। बता दें कि इसके लिए किसी भी लोकसभा सदस्य को महासचिव को एक लिखित नोटिस देना होता है और इस नोटिस में स्पीकर को पद से हटाने के इरादे का स्पष्ट जिक्र होना चाहिए। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव लाने से पहले कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना जरूरी होता है और ये समय इसलिए दिया जाता है ताकि सदन और स्पीकर
इस पर चर्चा को लेकर तैयार हो सके। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, संदीप जी जुड़ चुके हैं जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ हैं, और उनसे जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विपक्ष पूरी तरह से तैयारी कर चुका है और ऐसे में आरोप ये लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी को सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं संदीप जी? देखिए अनीता जी, जिस तरीके की खबरें निकल करके आ रही हैं कि जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके रूम में, संसद के उनके रूम में विपक्ष के नेताओं और सांसदों की मीटिंग हुई है कि जो लोकसभा स्पीकर हैं ओम बिरला जी, वो नेता विपक्ष को अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं, उन्हें बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं और उनके बोलने पर आपत्ति जताई जाती है। तो इस मामले को लेकर के विपक्ष एकजुट है और विपक्ष सरकार को और जो लोकसभा के अध्यक्ष है ओम बिरला उन्हें घेरने की तैयारी कर चुका है। और ऐसे में विपक्ष पूरी तरीके से मन बना चुका है कि अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ लाया जाए। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि तमाम चीजें, तमाम मुद्दे हैं, सभी मुद्दों से हटके और अब ये बजट सत्र चल रहा है, जो मेन मुद्दे हैं किसानों को लेकर अगर मैं बात करूं, स्वास्थ्य को लेकर बात करूं, शिक्षा को लेकर बात करूं, सारे मुद्दे छोड़कर अब अविश्वास प्रस्ताव पर सबका फोकस हो गया है। देखिए बिल्कुल अनीता जी, ऐसा लगता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर सबका फोकस हो गया है, क्योंकि लोकतंत्र में बहुत जरूरी है सत्ता के साथ, सरकार के साथ विपक्ष की आवाज का सुना जाना, विपक्ष को लोकसभा में बोलने का पूरा मौका देना। क्योंकि जो विपक्ष होता है, विपक्ष को यह समझा जाता है कि ये जनता की आवाज है। ऐसे में अगर लोकसभा में नेता विपक्ष को बोलने से रोका जाएगा या बात रखने से रोका जाएगा, तो फिर विपक्ष के पास एक ही उपाय रह जाता है कि वो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास से प्रस्ताव लेकर के आए। और अविश्वास प्रस्ताव अगर लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ आता है तो उनकी जो कार्य करने की जो तरीके हैं उन पर एक बहुत बड़ा सवाल या निशान लग जाता है। तो लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं, कौन रोक रहा है उनको संदीप जी? देखिए बिल्कुल राहुल गांधी बोल रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि मुझे संसद के अंदर नहीं बोलने दिया जा रहा है, मुझे बाहर आकर के पत्रकारों के सामने अपनी बात रखनी पड़ रही है। वो जब भी जो किताब है नरवणे साहब की, जो पूर्व सेना अध्यक्ष रहे हैं, उस पर बोलने की कोशिश करते हैं, या जब भी वो ये पूछना चाहते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि जब चीन के 4 टैंक और सेना हमारे बॉर्डर की तरफ बढ़ रही थी तो क्यों उस वक्त प्रधानमंत्री ने कोई एक्शन नहीं लिया या रक्षा मंत्री ने कोई जवाब नहीं दिया, और जब वो 500 मीटर की दूरी पर थे तब अचानक से क्यों ये कह दिया गया कि जो भी करना है खुद करो। बिल्कुल, सारी चीजें तो सही है, लेकिन जिस किताब का जिक्र आप भी कर रहे हैं संदीप जी, उस किताब वो पब्लिश नहीं है, और आपको भी ये पता होगा कि ऐसे बुक पहले हमें कोट करना होता है, उसके बाद से हम सदन में बोल सकते हैं। देखिए अनीता जी, ये बात तो अपनी जगह बिल्कुल सही है। बिल्कुल। किताब अभी तक ऑथराइज वो पब्लिश नहीं हुई है। जिस तरीके से उसको रक्षा मंत्रालय की जो परमिशन होती है, एनओसी चाहिए होती है, क्योंकि मामला सेना से जुड़ा हुआ है, डिफेंस से जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, ये भी सच्चाई है कि वो किताब लिखी जा चुकी है और उस किताब की कुछ प्रतियां लोगों के पास अवेलेबल हैं। और अगर सेना अध्यक्ष ने उसके अंदर ये लाइनें ऐड की हैं तो ये अपने आप में एक बड़ा मामला बन जाता है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला बन जाता है। और फिर विपक्ष ये भी जानना चाहता है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो सरकार किताब को पब्लिश नहीं होने दे रही, सरकार किताब को एनओसी क्यों नहीं दे रही है छपने के लिए। चलिए, जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया संदीप जी। धन्यवाद। बता दें कि बजट सत्र का आज 10वां दिन है। ऐसे में विपक्ष के नोटिस के 14 दिन पूरे होने पर भी लोकसभा स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो सदन में रखा जाता है, और प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान स्पीकर सदन की अध्यक्षता नहीं कर सकता है, लेकिन वो सदन में मौजूद रह सकता है और वो बोल भी सकता है। तो वहीं भारत में अमेरिकी राजदूत ने अपने आवास पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया है, जिसमें राजनयिक समुदाय, व्यापार जगत और भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख साझेदारों के नेता भी शामिल हुए। अमेरिकी राजदूत के आवास पर आयोजित इस स्वागत समारोह में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त कैमरून और भारत में यूरोपियन संघ के राजदूत भी उपस्थित थे। अमेरिकी राजदूत ने भारत अमेरिका साझेदारी की अपार संभावनाओं पर प्रकाश डाला।
एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि आज रात मैंने अपने घर पर भारत के प्रिय मित्रों, राजनयिक समुदाय, व्यापार जगत के नेताओं और अमेरिका के साझेदारों के साथ एक सौहार्दपूर्ण स्वागत समारोह का आयोजन किया। हमारे देश के नए व्यापार ढांचे और गहन राजनीतिक संबंधों के बीच असली जादू इन व्यक्तिगत क्षणों का होता है, जहां पर विश्वास, विचार और साझा भविष्य की चिंगारी भड़कती है। अजय शंकर, पीयूष गोयल और साथ ही उपस्थित 75 से अधिक राजदूतों को विशेष धन्यवाद। भारत और अमेरिका के बीच असीम संभावनाओं के लिए शुभकामनाएं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा है कि वो इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की रुकावट बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाल्य बागची और जस्टिस एनबी की बेंच ने कहा है कि ये बात सभी राज्यों के लिए है। जरूरत पड़ने पर आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही कोर्ट ने बंगाल के एसआईआर की फाइनल वोटर लिस्ट पब्लिश करने की तारीख जो है वो 14 फरवरी से बढ़ाकर 21 फरवरी कर दी है। वहीं चुनाव आयोग ने कोर्ट में एफिडेविट दाखिल कर आरोप लगाया है कि कुछ बदमाशों ने बंगाल में एसआईआर से जुड़े नोटिस को जला दिए हैं और अब तक इस मामले में कोई भी एफआईआर नहीं हुई है। कोर्ट ने बंगाल के डीजीपी से जवाब मांगा है। डीजीपी से कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर भी उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। तो वहीं राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता रोहित पवार आज महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौत वाली विमान दुर्घटना पर एक विस्तृत प्रेजेंटेशन जो है वो देंगे। उन्होंने कहा कि घटना की परिस्थितियों को लेकर सवाल और संदेह अभी तक बने हुए हैं और इनका जवाब मुंबई में होने वाली ब्रीफिंग के दौरान दिया जाएगा। रोहित पवार ने कहा है कि अजीत दादा की दिली इच्छा थी कि सभी एक परिवार के रूप में साथ आए और उसी तरह आज सभी एक साथ आए हैं। दादा ने प्रयास किया था कि सब हम भी इसी तरह के प्रयास करते रहेंगे। परिवार अभी भी एकजुट है। तो वहीं बांग्लादेश से बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। बता दें कि बांग्लादेश का सीक्रेट फॉर्मूला जो है वो तय कर लिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि बांग्लादेश चुनाव से पहले अमेरिका ने बांग्लादेशी सामान पर टैरिफ घटाया है। बड़ी जानकारी दे दें कि पहले 37 से अब 19% किया गया है। बांग्लादेश चुनाव से पहले अमेरिका की ओर से इस देश को अब बड़ी राहत दे दी गई है, या फिर यूं कहें कि मोहम्मद यूनुस को संजीवनी मिली है। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच एक अहम व्यापार समझौता हुआ है और इसके तहत अमेरिका ने बांग्लादेश से आने वाले सामान पर लगने वाले टैरिफ से कटौती करने का बड़ा फैसला किया है। व्हाइट हाउस की ओर से जारी संयुक्त बयान के अनुसार अमेरिका अब बांग्लादेशी उत्पादों पर लगने वाले टैरिफ जो कि 20% से घटाकर अब 19% करेगा। अमेरिका और बांग्लादेश के बीच हुई नई ट्रेड डील के तहत दोनों देशों ने बाजार खोलने, शुल्क घटाने और निवेश बढ़ाने पर सहमति जताई है। समझौते के मुताबिक बांग्लादेश अमेरिका के औद्योगिक और कृषि उत्पादों को विशेष रियायतों के साथ अपने बाजार में प्रवेश देगा और इसमें केमिकल, मेडिकल उपकरण, मशीनरी, गाड़ियों और उनके पुर्जे, आईसीटी उपकरण, ऊर्जा उत्पाद और सोया, डेयरी, बीफ, मेवा, फल भी शामिल है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश की धरती पर एक बार फिर से भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अरुणाचल प्रदेश की धरती एक बार फिर से भूकंप के झटकों से हिल उठी है। राज्य के पश्चिमी जिले में देर रात करीब 1 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता जो थी वो 3.1 मापी गई है। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान की खबर निकलकर सामने नहीं आई है। हालांकि जिस वक्त भूकंप आया उस वक्त अधिकांश लोग अपने घरों में सो रहे थे। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि भूकंप का झटका 10 km की गहराई पर रिकॉर्ड किया गया है। इससे पहले पिछले साल 28 जुलाई को नेशनल सेंटर ऑफ सिस्मोलॉजी के अनुसार अरुणाचल प्रदेश के तिरपा जिले में 3.5 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया था। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि अरुणाचल प्रदेश में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। फिलहाल किसी भी तरह की जान माल की खबर की नुकसान निकलकर सामने नहीं आया है। बड़ी जानकारी दे दें कि पश्चिमी में 3.1 तीव्रता का यह भूकंप आया है और किसी भी तरह के जान माल की नुकसान निकलकर सामने नहीं आया है। तो वहीं IAS अधिकारी अशोक कुमार को दिल्ली का मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने एलिस वाज की जगह ली गई है, जिन्हें पिछले महीने दिल्ली से बाहर ट्रांसफर कर दिया गया था।
उनसे कहा गया था कि जब तक किसी नए अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो दिल्ली की सीईओ बनी रहे। और इसके साथ ही चुनाव आयोग ने कहा है कि कुमार को तुरंत ही अपना नया पद संभालना होगा और दिल्ली सरकार को 1 हफ्ते के अंदर आयोग को पूरी तरह से रिपोर्ट भेजनी होगी। अशोक कुमार 2006 बैच के AGMUT कैडर के अधिकारी हैं और इस कैडर में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और विभिन्न केंद्रीय शासित प्रदेश शामिल हैं और इसके अधिकारियों के अलग अलग भौगोलिक और प्रशासनिक परिस्थितियों में काम करने का अनुभव भी मिलता है और इसी कारण AGMUT कैडर के अधिकारी जो हैं बहुआयामी प्रशासनिक समझ और क्षेत्र में कार्य अनुभव के लिए जाने जाते हैं। तो वहीं ईडी ने उद्योगपति अनिल अंबानी की पत्नी टीना अंबानी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच में शामिल होने के लिए समन भेजा था और हालांकि टीना अंबानी जो है सोमवार को जांच के लिए पेश नहीं हुई और अब ईडी उन्हें नया समन भेजने की तैयारी कर रही है। खबरों की माने तो टीना अंबानी को अब जल्द ही नया समन जारी किया जाएगा और ये जांच अनिल अंबानी और ग्रुप की कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले से संबंधित है, जिसके लिए ईडी ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक विशेष जांच टीम का गठन किया था और इसके साथ ही अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप और उससे जुड़ी कंपनियों से जुड़े 40,000 करोड़ रुपए के कथित बैंकिंग और कॉर्पोरेट फ्रॉड की जांच के लिए अब एक स्पेशल टीम बनाई गई है। तो वहीं आखिरकार पाकिस्तान झुक गया है। भारत के साथ मैच खेलने को राजी हुआ पाकिस्तान और T20 वर्ल्ड कप खेलने को हुआ राजी। बड़ी जानकारी दे दें आपको कि पाकिस्तान ने 15 जनवरी को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भारत के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2026 मैच का बायकॉट करने के अपने फैसले से पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान सरकार ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि वो अपना फैसला वापस ले रहा है और दोनों कट्टर प्रतिद्वंदी रविवार को क्रिकेट के मैदान पर आमने सामने होंगे, जिसे ग्रुप स्टेज का सबसे बड़ा मैच कहा जा रहा है। ये आईसीसी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लाहौर में इस फैसले को लेकर बातचीत करने के बाद सामने आया है। पाकिस्तान सरकार ने आखिरकार देर रात यू टर्न लेते हुए भारत के साथ कोलंबो में 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए अपनी टीम को निर्देश दे दिया है। पाकिस्तान सरकार ने प्रेस रिलीज जारी कर अपने यू टर्न के फैसले की वजह बताई है। पाकिस्तान सरकार ने यह भी कहा है कि उन्होंने ग्लोबल क्रिकेट के लिए और श्रीलंका और बांग्लादेश का ख्याल रखते हुए भारत के साथ 15 फरवरी को मैच खेलने के लिए अपना मन बना लिया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि पाकिस्तान का यहां पर यू टर्न सामने आ रहा है। पाकिस्तान जो है अब भारत के साथ मैच खेलेगा, T20 वर्ल्ड कप खेलेगा। इससे पहले उसने यू टर्न ले लिया था। हालांकि अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान अब यू टर्न ले चुका है और भारत पाकिस्तान का जो मैच है वो 15 फरवरी को कोलंबो में वर्ल्ड कप का मैच खेला जाएगा। पाकिस्तान ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है और आईसीसी ने इस विवाद को खत्म करने के लिए भी मास्टर स्ट्रोक खेला है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर पैदा हुआ संकट अब टल चुका है और 15 फरवरी को कोलंबो में प्रस्तावित इस मैच का बहिष्कार की धमकी देने वाले पाकिस्तान ने अपने फैसले से यू टर्न ले लिया है। पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के लिए आईसीसी ने वही दाव चला जिसके जरिए पाकिस्तान करीब 10 दिनों से ड्रामा कर रहा था और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। पीसीबी यानी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख जो है उन्होंने इस फैसले के दूसरा रंग भी देने की कोशिश की है, लेकिन सच्चाई ये है कि आईसीसी ने बेहद ही चतुराई से हालात ऐसे बना दिए कि पाकिस्तान के पास यू टर्न लेने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं बचा था। तो खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सलमान खान के खिलाफ दोबारा जमानती वारंट जो है वो जारी हुआ है। जयपुर उपभोक्ता अदालत का बड़ा फैसला है और 23 फरवरी को सलमान खान कोर्ट में पेश हो यह आदेश भी जारी किया गया है। सलमान खान की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं और अब सलमान खान के खिलाफ राजस्थान में दोबारा जमानती वारंट जारी की गई है। पान मसाला केस में सलमान खान के खिलाफ जयपुर उपभोक्ता अदालत में सुनवाई जारी है। वहीं पान मसाला के विज्ञापन मामले में सलमान खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं।
कोर्ट की रोक के बावजूद भी भ्रामक विज्ञापन जारी रखने पर कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए 23 फरवरी को पेश होने का आदेश दिया है। 9 फरवरी को सुनवाई करते हुए उपभोक्ता अदालत ने सलमान खान के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके विरुद्ध फिर से जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि एडवोकेट योगेंद्र सिंह ने सुनवाई के दौरान परिवादी का प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि पान मसाला का भ्रामक विज्ञापन जारी रखने के कारण सलमान के गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं और राजसी पान मसाला कंपनी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर पूर्व में जारी जमानती वारंट निरस्त करने की गुहार लगाई गई है। जिला आयोग ने मामले में जवाब पेश होने तक भ्रामक विज्ञापन जो है वो नहीं करने को कहा है। पूर्व में परिवादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर कहा है कि आयोग की रोक के बावजूद भी इसका विज्ञापन किया जा रहा है और इस पर जिला आयोग ने 15 जनवरी को सलमान खान की जमानती वारंट जारी किए थे और बीते दिनों कंपनी की अपील पर राज्य आयोग ने जमानती वारंट जो है वो सलमान खान की गिरफ्तारी को लेकर जारी किया था। उल्लेखनीय है कि सलमान द्वारा राशि पान मसाले का विज्ञापन किए जाने को लेकर इंद्रमोहन सिंह ने परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया है कि अभिनेता राशि में केसर आयुक्त इलायची एवं केसर युक्त पान मसाले के नाम पर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं और जिसके बाद से 23 फरवरी को सलमान खान को कोर्ट में पेश होने के लिए आदेश जारी किया गया है। फिलहाल खबरें लगातार जारी है, बने रहिए आप हमारे साथ और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।